Assalamu alaikum everyone. Allah bless you all with good health. Okay, in last class we already discussed about an architect who was Frank Gehry. If you go through from that slides, you came to know about the basic concepts of his work, basic inspirations of work, and basic lifestyle of or the inspirations which he get from his childhood or from his lifestyle. We are going to discuss about the different style of work in architecture, because all the fields of art should be discussed and should be gone through from minor or major aspects of that design should be understand, because आप सब डिज़ाइनर बन रहे हैं, तो how designers can be specifically defined their concepts, and how a designer put his concept into the design or into the structure, uh, um, whatever he's doing. Like if we have seen the work of Frank Gehry, he was doing architecture, but the materials is completely something which are out of you can say trends, और जो आम तौर पे लोगों को पसंद नहीं आते, बट ही इज़ डूइंग दैट, और ही इज़ पुटिंग हिज सेल्फ हिज कॉन्सेप्ट समहाउ टू दैट डिज़ाइन, टू दैट कॉन्सेप्ट बेसिकली। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी यही करना चाह रही हूँ, और I just want you people to go through that how people can do things which are not यू कैन से कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, लेकिन वो उनके करने का तरीका, उनकी सोच, उनके कॉन्सेप्ट्स उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना भी देते हैं, और उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उन लोगों को भी दिखा देते हैं, और वो कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को गो थ्रू होना और इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जिसे हमने और स्पेशली आर्किटेक्चर में जो कि एक बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की फील्ड है, वहाँ पे बेसिकली जिन लोगों का काम मैं आपको दिखा भी रही हूँ, इनको दिखाने का बेसिक लॉजिकल रीज़न भी यही है कि वो कितने आउट ऑफ द वे जाके उस चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, या उस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट की, और आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसा फ्रैंक गेरी जो आपने पहले देख लिया है, जिसका काम, उसके काम में कितना फ्लो और रिदम और सॉफ्टनेस है। सेम इसी तरह आज जो हम जिसका काम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी बेसिक, उसको भी रिकग्नाइज दुनिया में उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके स्ट्रक्चर्स की वजह से किया जाता है। लेकिन वो स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं? वो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे कि एक स्मूथनेस और एक आउट ऑफ द वे जाके थिंकिंग प्रोसेस है, और बिल्कुल उसी तरह है कि ये नहीं हो सकता, और फिर सम हाउ सम वे ही डिसाइडेड टू डू दैट, और शी बिल्ड स्ट्रक्चर्स जो कि शुरू में शायद उनको उस तरह लिया भी नहीं गया, और बाद में उसको उतना इनकरेज भी नहीं किया गया, लेकिन शी स्टूड फॉर हर डिज़ाइंस, और फिर उसके डिज़ाइंस को एक्सेप्ट भी किया गया और दुनिया में माना भी गया। तो हम ज़ाहा हदीद के बारे में आज पढ़ेंगे, और ज़ाहा हदीद जो है उसकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में देखेंगे कि उसने उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, और उसने किस तरह से स्ट्रगल किया है, और क्या क्या उसके अचीवमेंट्स हैं। ओके, Zaha Hadid was born in 1950. She was born in the city of Baghdad, basically in Iraq. As we know by her name and the uh, country, she was a Muslim, and she completed her
early education from Beirut, and she wasn't a student of art or architecture or some art field. On opposite to that, she her basic studies is in maths, एंड उसका जो बेसिक स्टडीज़ थी वो उसकी मैथमेटिक्स में थी. और फिर उसने अपनी डिग्री आर्किटेक्चर डिग्री जो है वो लंदन से 1972 में शी मूव टू लंदन एंड गेट हर डिग्री इन आर्किटेक्चर. बेसिकली दोनों फील्ड्स बहुत डिफरेंट थी, दोनों सोसाइटीज़ बहुत डिफरेंट थी. जहाँ पे उसका चाइल्डहुड गुजरा और जहाँ पे उसने जाके चीज़ों को लर्न किया और डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ों को सीखा, दोनों बहुत डिफरेंट और दोनों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नज़र आता है. बेसिकली जहाँ एट दैट टाइम इराक़ में इट्स वेरी द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जिस तरह का वो प्रोड्यूस उसका अब है या था, उस तरह का आर्किटेक्चर एग्जिस्ट नहीं करता था एट दैट टाइम व्हेन शी वाज स्टडिंग. और स्पेशली इराक़ जैसे मुल्क में तो उसका डिज़ाइन जो डेवलप हुआ, इट्स मोर लाइक वेरी यू कैन से बेस्ड ऑन मॉडर्निज्म और फैशनेबल, विच इज़ नॉट लाइक जो कि बहुत ही ज़्यादा जिन चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है और जिन चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मॉडर्न दिखाने की कोशिश की जाती है, टाइप ऑफ दैट वर्क, जो कि आई थिंक हर एरा में और हर सोसाइटी में इट्स नॉट वेरी एक्सेप्टेबल. बहुत जल्दी उसको उस तरह से एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता और उसको उस तरह से रिकग्नाइज भी नहीं किया जाता. तो शी हैव टू टेक स्टेप्स. लेकिन बेसिकली अगर हम इसके बेसिक्स के बारे में देखते हैं तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि बेसिक वाज नॉट ड्राइंग. ठीक है, basic was not architecture, basic was maths, a completely different subject from what she is recognized in the worldwide. So हम उसको भी देखते हैं कि वो किस तरह से है. okay. This is the her picture of her childhood, जहाँ पे she has a beautiful smile. okay. अगर हम इसके काम को देखते हैं तो it's like based very modernism and प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ वर्क है जो कि बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न अप्रोच को ज़ाहिर करता है. एंड इन द कंट्री ऑफ मिडल ईस्ट और एशियन और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से देखा जाए तो it's very difficult to accept that kind of work in that kind of personality. Of course somehow somewhere it also depict the personality of the person. तो फिर इसमें दोनों तरह के एक इश्यूज थे. ठीक है, और फिर जब शी वेंट टू लंदन एंड स्टडीड ओवर देयर, देन शी स्टेड ओवर देयर एंड वहाँ पे उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम. पहला कैरियर ऑप्शन वाज टीचिंग. तो फिर पढ़ाना भी शुरू किया और साथ में अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाना शुरू किए. Zaha didn't separate her personal life with her work. Basically, she didn't get married or have kids. Her whole family is her brother and father. उन्होंने शादी नहीं की थी इसलिए कि she said she devoted she's the more important is work, you can say. And she produced quite a lot work, and she have a lot of awards which she won from different eras, and she have a lot of work have done as and recognized herself the one and only architecture based
creative person, and the first and the only woman architect who won the Royal Gold Medal from the Royal Institute of British Architecture, and she also have been introduced as deemed by Elizabeth II. In her life, she achieved a lot of awards and recognition for her work. It wasn't easy because the concept and the design, basically the design concepts of her is not as acceptable as in the early but era in the early era, but after that she is appreciated for her work. Even sometimes you will read in next slides, she isn't paid for her architectural design and acceptance of her designs. और शुरू में ज़्यादा जितने भी ज़ाहा के डिज़ाइंस थे वो फॉर्म ऑफ 3D कंसेप्चुअल डिज़ाइन और स्टार्ट वाली डिज़ाइंस बहुत कम ऐसे हैं जो कि कंस्ट्रक्ट हुए. उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं रखते थे लोग, क्योंकि दे आर सो इंट्रिकेटेड एंड जिसकी वजह से उसको बनाने के लिए काफ़ी कोशिश करना पड़ रही थी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए. और इनकी कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन द कॉस्ट एक्सीड, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता आपके क्लाइंट के लिए कि वो कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर कर. एज आई told you before, her basic education is from Iraq, Beirut, and then she moved to England for her higher education, and the basic education is based on mathematics, and then she get admission in architecture, but basically दोनों में ही she wasn't as good as she was good in drawing. अगर उसकी बेसिक प्रोजेक्ट्स को देखा जाए या उसकी ड्राइंग्स इवन एज अ आर्किटेक्ट, उसका फाइनल प्रोजेक्ट जो था वो ऑन पेंटिंग बेस्ड था. उसकी पेंटिंग बहुत ही अच्छी थी और बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, और 2D ड्राइंग्स बहुत अच्छी थी जिसकी बेस पे वो अपने आप को क्रिएटिव, उसका काम बहुत क्रिएटिव था ऑन द बेस ऑफ ड्राइंग. उतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बेस नहीं थी आर्किटेक्चर के लिए जितनी ड्राइंग के लिए थे. बट इन द एंड वी केम टू नो दैट ड्राइंग एंड दैट आर्किटेक्चर मिक्स एंड मैच, और उसका कम्बिनेशन जो उसकी स्ट्रक्चर से हमें मिलता है, और उसकी जो एक मार्क ऑफ कंस्ट्रक्शन या मार्क ऑफ उसका ऑब्जेक्ट है, वो एलिमेंट हमें हर जगह पे मिलता है. तो इट्स बेस्ड लाइक जब दोनों को उसको ज्वाइन किया, जो कि उसकी स्पेशलिटी आर्किटेक्चर था और उसकी बाय नेचर एक एबिलिटी वो ड्राइंग थी. तो उन दोनों की कम्बिनेशन से उसकी जो ड्राइंग और आर्किटेक्चर और जो डिज़ाइन और स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुए, वो दे आर मोर लाइक आर्ट पीस, not a structure. As a student of architecture, she completed her degree from London, और उसके टीचर्स के मुताबिक her work is what she want to have it. It's like उसमें आप sometimes you can assist the person and they follow you, sometimes they just live in their space, और वो उनको मोल्ड करना और उनकी चीज़ों को अपने मुताबिक डिफ़ाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. तो ज़ाहा हदीद इज़ टाइप ऑफ दैट पर्सन जो कि अपने काम में
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने में क्वाइट एक्सपीरियंस भी रखती थी, और उसको मोल्ड करना या बाउंड करना बहुत मुश्किल था। लाइक अगर 90 के एंगल पे लाइन लगाना, इट मीन्स के दैट शुड बी राइट एंगल, और बहुत वर्टिकल सीधी लाइन होगी तो उसकी लाइन कभी उस तरह सीधी नहीं होती थी, और उसका अपना ही एंगल होता था। और ये समटाइम्स इट्स वेरी क्रिएटिव, लेकिन बहुत सारे जो कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं ड्राइंग की, या बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं, यू हैव टू फॉलो देम व्हेन यू आर लर्निंग इट, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम शी डिडंट गो फॉर द बेसिक्स, लाइक स्टेप्स की हाइट कितनी है, या स्टेप्स कहाँ से शुरू होंगे, स्टेयर्स और स्टेयर्स कहाँ पे एंड होंगी, शी डिडंट केयर। बेसिकली उसके डिज़ाइन में भी वो चीज़ बहुत प्रोमिनेंट होती थी कि शी डिडंट गो फॉर द माइनर डिटेल्स। जो मेजर स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करती थी, और माइनर डिटेल्स शी इज़ लाइक वो तो बाद में खुद ही ठीक हो जाएंगी, उनको कर लिया जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, या जो मेजर पार्ट है उसको डिज़ाइन करने पे ज़्यादा इम्फेसाइज करती थी, और माइनर जो है वो डिटेल्स को बाद में कंसीडर किया जाता था कि अच्छा इसको किस तरह से स्पेस के हिसाब से मोल्ड किया जाए, ना कि स्पेस को रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड किया जाए। तो वो चीज़ें वो बाद में हैंडल किया करती थी। For Zaha Hadid, you can say she is basically a career-oriented woman. As we know, she didn't get married, and her all the money she got, और जो भी कुछ इसकी विरासत में था, it's about 215 million dollar. $215 million is inherited his by her brother, because she don't have any family. Only her father and brother was there, और she didn't get married, और उसने अपना कैरियर को हमेशा प्रेफरेंस दी और उसी पे काम किया, एंड she got a lot of she got done a lot of work. She started her career and earning by teaching in different architecture schools in London, and different in Chicago, Columbia, and different other cities and countries. As well as she started to design structures. Basically जो होता था कि वो पहले डिज़ाइन सिर्फ करते, और आप 3D में वो डिज़ाइन कंसेप्चुअल डिज़ाइन बनाते हैं और फिर इसको सेल कर देते हैं, या फिर उसको पब्लिश कर देते हैं। तो शी यूज़ टू मेक डिज़ाइंस और फिर उसको पब्लिश करा देती थी डिफरेंट आर्किटेक्चरल मैगज़ीन्स में और फर्म्स को, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंस्ट्रक्ट नहीं होते थे, और दे गेट फेमस बिकॉज जो भी वो डिज़ाइन बनाती थी वो इतने कलरफुल, और उसमें इतना मटेरियल और उसका स्ट्रक्चर इतना सॉफ्ट, और वो उस तरह का होता था, इल्यूजन बेस्ड पे होता था, और इतना कॉन्सेप्चुअल होता था कि वो देखने में विजुअली बहुत प्लीजिंग लगते थे। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ विजुअली अपीयरेंस के लिए जो मैगज़ीन्स हैं उनको ख़रीद लेते थे और वो पब्लिश करते थे कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइंस को। वो बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन उनके डिज़ाइन वो सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइन बना के उनको सेल करते थे, तो वो उससे भी अर्न करती थी। और समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि शी गेट डिफरेंट जो भी कंपटीशंस में और डिफरेंट जगहों पे अपने डिज़ाइंस फॉर कंपटीशन भी भेजती थी। और इसी तरह से उसने एक डिज़ाइन किया था, और जहाँ पे उसकी जो जूरी थी उसने उसको फर्स्ट पोजीशन दी, और उसके डिज़ाइन को कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया,
और उसको फर्स्ट पोजीशन मिली, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि ये स्ट्रक्चर नहीं बन सकता और ये एक्सेप्टेबल नहीं है डिज़ाइन। और उससे जो सेकंड पोजीशन पे था उसको वो प्रोजेक्ट दे दिया गया और वो कंस्ट्रक्ट हुआ। इट मीन्स कि एक्सेप्टेंस शायद उस तरह से नहीं थी, लेकिन समहाउ दे डेवलप हो रही थी उस लेकिन बहुत जगहों पे बहुत कुछ बेयर भी करना पड़ता है, जो कि उसने ज़ाहा ने भी बेयर किया। और उसने शी हैव टू पे द प्राइस ऑफ बीइंग द lady and being the conceptual design owner, so she have to go through so many things. This is one of the structure which Zaha Hadid have designed, Guangzhou Opera House. Basically it's a theater, और ये 2003 to 2010 में कंस्ट्रक्ट हुआ। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह का है जैसे हमने ज़हा के बारे में देखा है कि वो मैक्स मटेरियल्स यूज़ करके और बहुत कर्व बेस्ड डिज़ाइन प्रोड्यूस करती है। तो इन द बिगनिंग इट्स दिस स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो कंट्रोवर्शियल रहा है कि ये एक अच्छा है कि नहीं है। एक्सेप्टेंस इवन स्ट्रक्चर बनने के बाद भी इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस डेवलप हुई है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखेंगे। it's more like a two pebbles which are separating from each other। जिस तरह झील के अंदर पत्थर पड़े होते हैं और उसके ऊपर से पानी गुज़रता है और वो पत्थर दे गेट टू शेप विद द वाटर। आहिस्ता आहिस्ता उनकी शेप उस वाटर फ्लो के साथ साथ चेंज हो जाती है और वो पेबल्स जो हैं वो एक अपनी शेप में एक नई शेप में मोल्ड होते हैं और उनमें कहीं पे शार्पनेस और कहीं पे सॉफ्टनेस होती है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट भी उसी पे बेस करता है, जो कि ये शो कराता है कि दो पेबल्स अलग अलग पड़े हैं, उसके अंदर से पानी गुजर रहा है और वो उसकी डी शेप भी कर रहे हैं और उसकी शेप को इनहांस भी कर रहे हैं। तो इट्स मोर लाइक दैट। और इसकी डिटेल जो है वो अभी हम आगे भी देखते हैं। दिस इज़ द सेम ओपरा हाउस theater which we were discussing in the upper slide। Okay, this is the view of inner theater ओपरा हाउस। बेसिकली जिसका मैंने पहले बताया कि इट्स शेप इज़ बेस्ड ऑन द पेबल्स, जो कि पत्थर होते हैं झील में या नेचुरल पानी में आपको पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं। और इसको अंदर से भी उसी तरह नेचुरल लेकिन बहुत कर्वी और सॉफ्ट एजेस के साथ डिज़ाइन किया गया, और इसका हर एक पार्ट जो है बिल्डिंग का वो बहुत ड्रामेटिक बेस्ड है। ठीक है, शुरू में इवन इन चाइना भी इसको उतना अप्रिसिएट नहीं किया गया, लेकिन फिर जैसे जैसे इसको यूटिलाइजेशन इसकी बढ़ी और वर्ल्ड वाइड इसकी रिकग्नाइजेशन हुई, तो फिर इसको एक्सेप्टेंस भी उतनी ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन इवन ओपराज और थिएटर्स किए जाते हैं। और ये चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट 3 जो परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड हाउसेस हैं उनमें से उस जो सबसे बड़े 3 हैं उनमें ये भी शामिल होता है। और लेकिन most of the time when critics came into front row, they used to say it's very theoretical। it means कि बहुत ही जो सामने चीज़ नज़र आ रही थी resemble when Zaha said it's about pebbles, तो it's not necessary to be look like pebbles but it's very theoretical। it's बहुत ये बहुत ज़्यादा
वाज़ेहा तौर पे जो कॉन्सेप्ट है उसको शो कराता है। ज़रूरी और क्रिटिक्स का ख़्याल है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका कॉन्सेप्ट हो या थीम हो वो इतना ज़्यादा नज़र भी आए। तो बट इट्स बेस्ड ऑन द डिज़ाइनर कि वो अपने डिज़ाइन को किधर और किस तरह से इंट्रोड्यूस कराता है और प्रेजेंट करता है लोगों के सामने। एंड इट कॉस्ट 1.38 बिलियन यंस, अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन यूएस डॉलर्स इसकी कॉस्ट आई। और इसकी हम नेक्स्ट भी इमेजेस देखते हैं जो कि अंदर से बहुत ही हसीन और ड्रामा। it's always drama in it, and design is more in layers. Okay. These images are basically the inner part and interior of Opera House, which we are discussing right now. Um, b- Zaha Hadid is known as Queen of Curves. और उसको इसी तरह से पहचाना भी जाता है, और बिकॉज ऑफ द extreme use of curves, folds into his work. और पैरेलल आप अभी इन दोनों इमेजेस में भी देख रहे हैं द एक्सट्रीम लेवल ऑफ curve shapes or folds, and different logical and illogical reasons to appear the basic appearance of the required shape. बेसिकली इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में भी टेक्स इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनने में भी टेक्स 5 years, बिकॉज इतनी कर्वी और इतनी इंट्रिकेट कंस्ट्रक्शन और इतना इंट्रिकेट मटेरियल का यूज़ जो कि स्पेसिफिकली डिफाइंड करता है ज़ाहा हदीद के स्टाइल को। और ज़ाहा हदीद का जो एक स्पेसिफिक स्टाइल है उसको हाईलाइट करता है। और उसके काम की खूबसूरती भी यही है, देखने में हर एंगल से आपको ये काम, हर एंगल से जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट नज़र आता है। ऑल्दो उसका जो कंप्लीट इन्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द नॉट ओनली द थीम, बट जो पर्सनैलिटी में फोल्ड्स हैं या पर्सनैलिटी में कर्व्स हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसके काम को डिपिक्ट करती हैं। समहाउ कुछ क्रिटिक्स जो है इसको एज अ पॉजिटिव लेते हैं, और कुछ लोग इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अप्लाई करते हैं, बिकॉज इसमें कॉस्ट आपकी एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। जहाँ पे आप एक्सट्रीम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो कॉस्ट भी डिपेंड करती है किसी भी स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंट होने में। दिस इज़ द आउटर लुक ऑफ ओपरा हाउस। यहाँ पे हम उस थीम को जो पेबल वाला हमने पहले डिस्कस किया है उसको ज़्यादा विजुअली देख सकते हैं कि दो अलग अलग से पत्थर पड़े हुए हैं, और द पाथवेज और सर्कुलेशन आर डिज़ाइन टू बी लाइक वेव्स ऑफ वाटर, जो कि इनके दरमियान में से फ़्लो हो रही हैं और उस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं। ऑन द लेफ़्ट साइड वी कैन सी हर ड्राइंग्स जो कि बहुत बेसिक हैं, और वो किस तरह से इनको डिफरेंट व्यू ऑफ दैट स्ट्रक्चर कहाँ किस तरह से प्रेजेंट कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर और उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो हम उस स्ट्रक्चर में देखते हैं। जो इनर और आउटर, जो इनर इंटीरियर के इमेजेस यहाँ पे बहुत कम मैंने अपलोड किए हैं। यू शुड गो फॉर गूगल, और वहाँ पे आप सर्च करेंगे आपको इसके बहुत सारे व्यूज़ और बहुत हसीन डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ यू कैन सी, और स्ट्रक्चर का डिफरेंट तरह से बिल्ड करना और स्ट्रक्चर की डिटेल्स भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यू शुड गो थ्रू फ्रॉम दैट। Okay, this is the building of cultural center, Heder Culture Center, and it is built in Baku 2012.
यहाँ पर भी हम ज़हा हदीद का एक जो पेसिफिक स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर है, इससे ऊपर वाली स्लाइड में भी आपने देखा है द होल इमेज ऑफ द बिल्डिंग, और इसके बाद वाली स्लाइड में आप इंटीरियर भी देखेंगे। बेसिकली दिस इज़ अ मल्टीपर्पस बिल्डिंग जिसमें ऑडिटोरियम भी है, कॉन्फ्रेंस सेंटर भी है, वर्कशॉप स्पेस भी है, म्यूज़ियम भी है, और ये मल्टीपर्पस बिल्डिंग है जो कि यूज़ होती है। और इसने सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है, फोल्ड्स और लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर खूबसूरत और बहुत ही कर्वी और इंट्रिकेट, और बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, और इट्स कॉस्ट इज़ अबाउट $250 मिलियन के करीब। और इस बेसिकली द स्पेस इज़ आल्सो टेकन फ्रॉम द रेजिडेंशियल स्पेस। यहाँ पे पहले हाउसिंग स्कीम थी जिससे जगह लेके यहाँ पे इसको बिल्ड किया गया, तो इस वजह से भी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन इट्स मोर लाइक फोल्ड्स ऑफ फैब्रिक जो कि शो करा रहे हैं इसकी खूबसूरती को और इसकी स्ट्रक्चर के सॉफ्टनेस को, इसकी जिस तरह से अभी इस स्लाइड में भी आप देख रहे हैं, द curves of structure is so beautiful, it's look like it's a fabric। मतलब आप ये सोचते ही नहीं हैं कि ग्रेनाइट का या एसएस का बना हुआ है, बल्कि इट्स अगर दूर से देखते हैं तो ऐसे ही लगता है कि कोई फैब्रिक है जिसको बहुत ही स्मूथली इम्प्लीमेंट किया हुआ है और उसे स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेडमार्क ऑफ ज़ारा हदीद्स वर्क। इसके अलावा और भी काम है जो कि आप देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसका इंटीरियर, द अपर फोटो इज़ अबाउट द म्यूज़ियम which is inside the culture center, and lower photo in next slide is about the workshop space or auditorium which is given to the for workshops or for activities over there. So it's a multi-purpose building and it's a beautiful building.